कांग्रेस के सीनियर लीडर अनिल शर्मा का मानना है कि पार्टी क़यादत में कुछ खामियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। अनिल शर्मा के मुताबिक सीनियर लीडरों को पार्टी लीडरों से मुलाकात करनी चाहिए। उनके मुताबिक अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पार्टी लीडरों से मुलाकात करें तो 50% मसले हल हो जाएंगे। अनिल शर्मा का कहना है कि सीनियर लीडरों से मुलाकात आसान नहीं है। रियासतों के लीडर जब दिल्ली आते हैं तो उनकी पार्टी के लीडरों से मुलाकात आसान नहीं होती। पार्टी के फोरम पे ये बातें हो सकती थी और ख़ास तौर से इस समय जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हावी है और कांग्रेस भी इस समय कमज़ोर है। इस तरह के चिट्ठियों से या लेटर से पार्टी कमज़ोर होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अगर गांधी परिवार के हाथों में नहीं रहेगा तो कांग्रेस पार्टी जीवित नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी को बचाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार में से किसी सदस्य को ही होना चाहिए। अगर सोनिया जी नहीं चाहती हैं कंटिन्यू करना अपने स्वास्थ्य के कारण या जिस कारण भी, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से किसी को अध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन राहुल जी को भी ऐसा सुनने में आया है कि वो भी बहुत इच्छुक नहीं हैं और पिछले वर्ष उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आज जिस तरह से हालात या परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, ऐसे मौके पर इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी से बेहतर कोई और कैंडिडेट नहीं होगा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए। गाजियाबाद के बाद अब बलिया में एक सहाफी को गोली मारकर कत्ल करने का मामला सामने आया है, जहां बीती रात एक टीवी चैनल के नुमाइंदे रतन सिंह को बदमाशों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि बीती रात रतन सिंह के घर के पास बदमाशों ने गोली मारी, जिसमें सहाफी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक पुलिस एहलकार को मुअत्तल किया गया है। पुलिस का कहना है कि रंजिश के चलते यह कत्ल अंजाम दिया गया। इस घटना के संबंध में कल रात में थाना फेफना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 10 नामजद अभियुक्त हैं। इनमें से पुलिस ने दबिश देकर 6 नामजद अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं, जिनका पर्यवेक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है और शीघ्र ही जो बचे हैं इनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। देखिए, बड़ा गंभीर विषय है और मैं इतना ही कहूँगा, इस विषय के ऊपर गंभीरता को देखते हुए सरकार बहुत संवेदनशील है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि कोई भी पत्रकार हो, जो जर्नलिस्ट हो, उसकी सुरक्षा आवश्यक है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। और जो लोग इसमें दोषित भी हैं उनको पकड़ा भी जा रहा है, उन पर पूरी की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप इसकी मैं इतना ही कहूँगा, कानून अपना काम करेगा, मगर इसको जो है असली अंजाम जो है, इनके ऊपर कानूनी अंजाम जो है वो जरूर किया जाएगा। कानपुर में 2 माह कबल संजीत यादव का अगवा और कत्ल के मामले में पुलिस की जांच किसी नतीजे पर न पहुंचने की वजह से संजीत के अहल खाना में मायूसी है। वहीं कांग्रेस इस मामले में संजीत के अहल खाना के साथ है और अब सीबीआई जांच का मुतालबा कर रही है। हालांकि हुकूमत ने संजीत के अहल खाना को सीबीआई जांच की यकीन दहानी कराई है, तो वहीं संजीत के वालिद ने यूपी के सीएम से मुलाकात का मुतालबा किया है कि हमें मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला दिया जाए। वो हमारे देश के राजा हैं, वो हमारे भगवान हैं, हमें केवल एक बार उनसे मिला दिया जाए, उसका हम आश्वासन लेने आए थे। वो वादा कई बार लिखित वादा दिया गया है कि आपको मिलाया जाएगा, मिलाया जाए, अभी तक कोई मिलाने की वो नहीं किया गया। 2 माह पूर्व हुए संजीत के अपहरण और हत्या के बाद लगातार कांग्रेस उनके परिवार के साथ है। हमारे साथ मौजूद हैं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से संजीत के मामले पर कार्रवाई हो रही है या क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं लचरता दिखाई पड़ रही है, अभी तक किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला है। किस नतीजे पर अब तक पुलिस पहुंची, आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं?
देखिए 2 माह हो गया है संजीत को गायब हुए और पुलिस को ये बताए हुए कि संजीत की हत्या हो चुकी है और पुलिस का ये कहना है कि जो भी कातिल तुमको पकड़ा जा चुका है। अगर कातिलों को पकड़ा जा चुका है तो एक जाहिर सी बात है, जैसा परिजनों का कहना है, जो बैग दिया गया, जो रस्सी जिससे कत्ल हुआ, जो डेड बॉडी है वो अभी तक मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर कातिल पकड़े जा चुके हैं तो बता देंगे कि उन्होंने कत्ल करके जो लाश है उसको कहाँ फेंका। आज 2 माह के ऊपर हो गया, अभी तक इनमें से एक भी चीज़ नहीं हुई है जो पूरी तरीके से अंकित करती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। सीबीआई जांच की मांग को प्रशासन ने भी अपनी तरफ से आश्वासित कर दिया था कि सीबीआई जांच की बात हो गई है, अखबारों में भी आया, लेकिन अभी तक उसमें कोई ठोस चीज़ें मालूम नहीं चली। इन्हीं चीज़ों को लेकर आज हम लोग डीएम साहब से मिले, उनसे हम लोगों ने मांग रखी कि अगर सीबीआई की जांच की बात हो गई है तो कहीं पे लिखित रूप में हम लोग को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री से मिलने का वो आश्वासन दिया गया था। उसके साथ ही साथ परिवार का आय का स्रोत यानी कि उनका बेटा वो ख़त्म हो गया, तो परिवार के आगे के भविष्य के लिए भी अब सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए। डीएम साहब ने बताया, जिलाधिकारी महोदय ने पुलिस कप्तान के माध्यम से, पुलिस कप्तान से उन्होंने बात करी, उन्होंने बताया कि 2 दिन तक सीबीआई की टीम यहाँ पे थी और वो इसमें जांच कर रही थी, जल्द लगता है कि केस को वो टेक ओवर कर लेगी। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को 16 तारीख को चिट्ठी दी जा चुकी है मिलने के लिए, अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। तीसरी चीज़ उन्होंने बोला कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं परिवार में उनकी बिटिया को किसी भी रूप में हम लोग सरकारी उस पर या किसी भी तरीके से उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बड़ी दुखदाई बात है कि आए दिन प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवार अपने बेटे को खो रहा है और अभी भी उसको उस चीज़ का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि उसके बेटे के आखिरी बार वो चेहरा देख पाए या उसके बेटे के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका जवाब अभी भी परिवार खोज रहा है। इस तरह से देखा आपने कि कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि संजीत के परिवार के साथ उनकी लड़ाई लड़ने के लिए वो लगातार अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और उनके परिवार के साथ लड़ाई लड़ेंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मुल्क में कोरोना के 60,000 से ज्यादा नए मामले रोशनी में आए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 60,975 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 31,67,324 हो गई है। उनमें 7,04,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं, जबकि अब तक 24,04,585 अफराद कोरोना को मात देकर अपने घरों को लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 66,550 अफराद सेहतियाब हुए हैं। ये एक दिन में शफायाब होने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 848 अफराद की मौत हुई है। अब तक कोरोना से 58,390 अफराद की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 9,25,383 सैंपल की जांच की गई है। मुल्क में अब तक 3,68,27,520 सैंपल की जांच की जा चुकी है। तेलंगाना में कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों की रोशनी में आने के बाद रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,08,000 से तजावुज कर गई है। तेलंगाना में 23,737 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। जारी किए गए एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 9 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में अब तक 770 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,752 अफराद शफायाब हो चुके हैं। तेलंगाना में अब तक 84,163 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम के गवर्नमेंट अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद लाश वुरसा के हवाले करने के लिए अस्पताल के अटेंडर ने 6,000 रुपए रिश्वत तलब की। महलूक के रिश्तेदारों ने अटेंडर को 1,500 रुपए रिश्वत दी। इस मामले की वीडियो वायरल हो गई है। ये मामला 21 अगस्त को पेश आया था। आलमी वबा से हर फर्द परेशान है, कई अफराद बेरोजगार है। ऐसे में गवर्नमेंट अस्पताल के अमले की जानिब से लाश हवाले करने के लिए रकम तलब करना इंसानियत के खिलाफ है। महलूक के रिश्तेदारों ने हुकाम से गवर्नमेंट अस्पताल के रिश्वतखोर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
झारखंड मुक्ति मोर्चे के सदर और राज्यसभा रुकन शिबू सोरेन को इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता मुंतकिल किया जा सकता है। फिलहाल वो रांची के मेदांता अस्पताल में जेर इलाज है। गुज़िश्ता दिनों शिबू सोरेन और उनकी अहलिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 2 दिन होम क्वारंटीन में रहने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, तब उन्हें रांची के मेदांता में दाखिल कराया गया था। 3 डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। बिहार के महकमे ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी संजय अग्रवाल के हुक्म के बाद आज से बिहार में बसें चलना शुरू हो गई है। ताहम बसें चलने के पहले ही दिन सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। मीठापुर बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अमित कुमार ने, आइए देखते हैं। बिहार में आज से बसों का परिचालन जो है वो शुरू हुआ है। हालांकि इस परिचालन के दौरान एक बात का जो ध्यान रखना है सबसे अधिक, वो है सोशल डिस्टेंस का। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं मीठापुर बस स्टैंड में मौजूद हूँ। यहाँ पे जैसे ही ये खबर लोगों को मिली है, बस यात्रियों को मिली है कि आज से बसों का परिचालन शुरू हुआ है, बस यात्री जो है वो अपने स्थान पे जाने के लिए यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, चाहे वो बस चालक हो या कंडक्टर हो, सभी जो हैं वो यहाँ पे मास्क लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंस जो है उसका यहाँ पे जो है, हालांकि बस के अंदर जो है वो अनुपालन नहीं हो रहा है। एक सीट छोड़ के बैठना है यात्रियों को, लेकिन हर सीट पे यहाँ पे यात्री बैठे हुए हैं। हम बात भी करते हैं। ये बताइए कि क्या नाम आपका? भोला साहब। भोला जी, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन आप लोग क्यों नहीं करा रहे? एक सीट छोड़ के यात्रियों को बैठाने का आदेश करा रहे हैं, लेकिन सवारी नहीं मानता तो हम लोग क्या करेंगे? सवारी नहीं मानता, जबरदस्ती एक ही गाड़ी में बैठेगा, एक ही गाड़ी में बैठेगा, एक ही गाड़ी में बैठेगा। सीट छोड़ के बैठना है, एक सीट छोड़ के बैठना है। तो सीट छोड़ कर डिस्टेंस होता है, सवारी जैसे है ही नहीं रोड में, अभी वही 10-15 टो लेके चलते हैं। यहाँ हर सीट पे यात्री आपकी बस में, हर सीट का आदमी है, लेकिन देखिए फिर भी डिस्टेंस है। इसको डिस्टेंस कैसे कहेंगे हर सीट पे जब यात्री है? अब सोशल डिस्टेंस का मतलब है तो एक सीट पे छोड़ करके एक सीट में बैठना चाहिए। वो तो वैसा होता नहीं है, बिहार के अंदर में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? कि पब्लिक में इतना नहीं है, यूनियन भी ऐसा ही है, सभी कुछ ऐसा ही है। पब्लिक नहीं मान रही है। चलिए हम पब्लिक से ही बात करते हैं। कहाँ जा रहा है? ये दरभंगा। हमको झंझारपुर जाना है। क्यों नहीं सोशल डिस्टेंस का अनुपालन आता है? सोशल डिस्टेंस अकेले बैठे थे, अब दूसरा आ गया तो ये लोग करेगा ना सर। आप आगे बाद में आप जबरदस्ती बैठ गए इनके बगल में। हमको यहीं दिया सीट बचने के लिए। चलिए, ये बहानेबाजी है, यात्रियों की भी है, बस चालक की भी है, बस ऑनर की है। सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं खुले तौर पे जो है वो सोशल डिस्टेंस का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। कोई कहता है कि यात्री नहीं मानते हैं, यात्री कहते हैं कि हमारे सहयात्री नहीं मानते हैं, सहयात्री कहते हैं कि हम पहले बैठे थे। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि ये बहानेबाजी के बीच जो है बस का परिचालन आज से ये लोग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने सीधे तौर पे कहा, परिवहन सचिव ने कहा कि सोशल डिस्टेंस सबसे महत्वपूर्ण है, उसका ख्याल सभी को रखना है, नहीं रखेंगे तो बस का परिचालन जो है वो फिर से रोक दिया जाएगा। क्योंकि कोरोना पे जीत हासिल करनी है तो उसके लिए सोशल डिस्टेंस और मास्क 2 महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका ध्यान सबको रखना है। लेकिन यहाँ पे जो है खुलेआम उन आदेशों का अवहेलना ये बस चालक से लेकर के यात्री तक कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बिहार में कोरोना के आज 1444 नए मामले सामने आए हैं, जिससे सूबे में कोरोना मुतासरा लोगों की मजमूई तादाद 1,04,827 हो गई है। हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्ट खिदमात को आज से बहाल किया गया है। वहीं सब्जी और फल मार्केट में खरीदार और दुकानदार के लिए मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना लाजमी करार दिया गया है। पटना में इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने, आइए देखते हैं। बिहार में कोरोना के 1,23,000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं और जाहिर है कोरोना को लेकर बिहार में एक तरह से कहें तो खौफ का माहौल है। पटना में बिल्कुल दहशत का माहौल है। हालांकि आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाने का ऐलान कर दिया गया है, बसें चलने लगी है और ये एक अच्छी बात है कि जो लोग दूसरे ज़िलों में फंसे हुए हैं वो बस की खिदमत बहाल होने से एक शहर से दूसरे शहर को जा सकते हैं। लेकिन कोरोना का जो चैन बन चुका है, बड़ी तादाद में कोरोना में लगातार इजाफा हो रहा है कोरोना के मरीज़ों में, उस चेन को ख़त्म करने के सिलसिले में क्या कोशिशें हो रही है हुकूमत की सतह पर, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हुकूमत ऐलान ज़रूर कर रही है लेकिन अवामी सतह पर वो तावन जिस हिसाब से मिलना चाहिए वो अभी भी नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बग़ैर मास्क के अभी भी घूमते हैं। सब्जियों के दुकान पे आप देखिए कि ये कहा गया है कि मास्क लगाकर ही सब्जी बेचना है, लेकिन फलों को बेचना है और सब्जी को बेचना है, लेकिन फल के दुकान पे देखिए मास्क
की कमी है। जब कैमरा वहाँ पहुँच रहा है तो देखिए वो लोग भागने लगते हैं। रोज़ खाने और कमाने वाले लोगों की मुश्किल ज़रूर है लॉकडाउन में, लेकिन उन्हें भी कहा है कि वो भी जो है एहतियाती तदाबीर बरतें। जो सब्ज़ी बेचते हैं वो भी एहतियाती तदाबीर बरतें और जो सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं वो भी एहतियाती तदाबीर बरतें। लोगों से हुकूमत की जानिब से ये बार बार अपील की जा रही है, बावजूद इसके लोगों को जिस हिसाब से लोगों की जानिब से तावन मिलना चाहिए उस हिसाब से तावन मिलता नज़र नहीं आ रहा है। और जाहिर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहाल होने से और कुछ ढील होने के वजह से सड़कों पर लोगों की तादाद देखी जा रही है और लोग जो है बड़ी तादाद में सड़क पर निकलने लगे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो भी करते नज़र आते हैं, कुछ लोग मास्क भी पहनते कुछ लोग नज़र आते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है जो आज भी कोरोना को लेकर उतना संजीदा नहीं है। जबकि बिहार हुकूमत के लिए ये इसलिए संजीदा ज़्यादा हो गया है कि बिहार में असेंबली का इंतखाब है और हुकूमत के सामने ये बड़ा चैलेंज है कि कोरोना को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से काबू में लाया जाए ताकि इंतखाबात के मराहिल को भी आसानी से तय किया जा सके। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। हैदराबाद में 25 सितंबर सियाह दिन के तौर पर देखा जाता है, चूंकि इसी दिन शहर के 2 मकामात गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में धमाके हुए थे, जिसमें मजमूई तौर पर 44 अफराद हलाक हुए थे और 68 जख्मी हो गए थे। वाजरे के शहर के तफरीही मकाम लुम्बिनी पार्क में 25 अगस्त 2007 को शाम 7:45 पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके 5 मिनट बाद ही शहर में मसरूफ तरीन मकाम कोठी पर गोकुल चाट भंडारा के पास एक और धमाका हुआ। इन धमाकों में मरने वाले मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले थे, जिनमें बच्चे, तलबा और खवातीन भी शामिल थे। हैदराबाद के जुड़वा बम धमाके मामले में अदालत में 2 कसूरवारों को फांसी की सजा और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन धमाकों में हलाक अफराद के रिश्तेदारों के साथ साथ जख्मी अफराद भी दोनों मकामात पर पहुंचे और इस दिन को याद किया। इन धमाकों में अपनों से बिछड़ने वाले अफराद के साथ साथ जख्मी अफराद के हनूज गम ताज़ा है। हुकूमत ने विजयवाड़ा के स्वर्णा पैलेस आतिशबाजी मामले में हलाक अफराद के लवाहिकीन को 50 लाख रुपए के चेक हवाले किए। चेक्स की तकसीम के प्रोग्राम में आंध्र प्रदेश के वुज़रा ए नानी, कुडाली नानी, वी श्रीनिवासा राव, एम विष्णु, एस उदय भास्कर, जिला कलेक्टर इम्तियाज ने शिरकत की। वाजरे के स्वर्णा पैलेस एक प्राइवेट अस्पताल जिसको कोविड अस्पताल बनाया गया था, इस कोविड अस्पताल में आग भड़क उठी थी। इस हादसे में 10 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए थे। एबी के वज़ीर-ए-आला वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने महलूकीन के वर्सा को 50 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान किया था। प्रशांत भूषण तौहीन अदालत के एक केस में जस्टिस अरुण मिश्रा की क़यादत वाली बेंच ने मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हवाले कर दिया है। सीजेआई ये तय करेंगे कि आईनी बेंच इस केस की समाअत करेगी या नहीं। इस केस की अगली समाअत 10 सितंबर को होगी। ख्याल है कि 2009 में प्रशांत भूषण ने एक इंटरव्यू में साबिक जजों पर बदउनवानी के इल्जामात लगाए थे। झारखंड के वज़ीर-ए-आला हेमंत सोरेन ने रियासत के 36 बरादरियों को मरकजी ओबीसी के लिस्ट में शामिल करने के लिए वजारत माशरती इंसाफ व बाइख्तियार से गुजारिश करने की तजवीज़ को मंजूरी दी है। इन 36 बरादरियों में करीब 9 मुस्लिम बरादरी का नाम भी शामिल है। वज़ीर-ए-आला के इस कदम का झारखंड यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के सदर मोहम्मद इस्लाम और झारखंड मलिक पंचायत के सदर शमशाद जफर मलिक ने खैर मकदम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मरकजी ओबीसी की लिस्ट में शामिल होने पर इन बरादरियों को रिजर्वेशन का फ़ायदा हासिल होगा। कि ऐसा है कि सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को बधाई हम देना चाहेंगे झारखंड प्रदेश यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की ओर से कि उन्होंने जो बहुत वर्षों से लंबित था जो अनुसूचित ओबीसी की सूची में या अत्यंत पिछड़ा के सूची में मुस्लिम को इन्होंने जो अनुशंसा करके कैबिनेट से केंद्र को भेजने का काम किया है, सेंट्रल में जो इन्होंने भेजा है वो काबिले मुबारकबाद है। हम लोग इसका बहुत ही अभिनंदन करते हैं, इसका स्वागत करते हैं और केंद्र से भी यही हम अपेक्षा करते हैं कि जो इन्होंने केंद्र सरकार को भेजा है उस पर केंद्र सरकार अविलंब उस पर कार्रवाई करे। केंद्रीय सूची में शामिल होने के बाद इन सभी जातियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति में सुधार होगा तथा ये समाज की मुख्य धारा से शामिल होगी।
उड़ीसा के ढंकानाल जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक वाकया सामने आया है, जहां दलित बरादरी की एक लड़की के आलाजाद फर्द के खेत से फूल तोड़ने पर दलित बरादरी के तकरीबन 40 खानदान का समाजी बायकॉट किया गया। दलित बरादरी के कई बार शिकायत करने पर मामला रोशनी में आया। पुलिस ने मामले को हल करने के लिए दोनों ग्रुपों को तलब किया था, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। दलित बरादरी के दोबारा शिकायत करने पर अब मामला हल हो गया है। दिल्ली में यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। एक बार फिर हरियाणा के हथनीकुंड से पानी छोड़ दिया गया है। तवक्का है कि यह पानी अगले 48 घंटों में दिल्ली पहुंच सकता है। इस पानी की आमद के साथ दिल्ली में यमुना नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर सकता है। यमुना नदी का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रचना ने, आइए देखते हैं। दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के पास बह रहा है। हरियाणा के हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। फिलहाल की बात अगर हम करें तो यमुना का जल स्तर 204.38 के करीब पहुंच चुका है और दिल्ली में खतरे का जो निशान है वो 205.33 मीटर के करीब है। लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना में जल स्तर बढ़ रहा है। फिलहाल ये चेतावनी जो दी गई है वो खतरे के निशान के आसपास है और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए कंट्रोल रूम प्लान कर लिया गया है। फ्लड कंट्रोल को आदेश दिया जा चुका है। सारे सिस्टम व्यवस्थित कर लिए गए हैं ताकि उनको तुरंत एक्टिवेट कर दिया जाए और जितने भी यमुना के पास के इलाके हैं उनके लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया है ताकि यमुना के पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। यमुना के आसपास के जो एरिया है वहाँ रहने वाले लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि वो वहाँ से हट जाए। फिलहाल यमुना चेतावनी के स्तर के आसपास है, लेकिन जिस तरीके से यमुना में हथनी कुंड का पानी पहुँच रहा है वो माना जा रहा है कि शाम तक हथनी कुंड का पानी दिल्ली पहुँच जाएगा और यमुना जो है उसका जल स्तर खतरे के निशान को पार कर जाएगा। ऐसे में सभी स्थितियों से निपटने के लिए फ्लड कंट्रोल रूम को आदेश दे दिया गया है। कंट्रोल रूम तैयार कर लिया गया है, तमाम प्लान तैयार कर लिए गए हैं ताकि किसी तरीके की कोई आपदा ना हो पाए। इससे पहले भी अगर पिछले साल की बात हम करें तो यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति हुई थी और आसपास के इलाकों को एविक्यूट कर दिया गया था, खाली कर दिया गया था। अगर अभी की बात हम करें तो आप देख सकते हैं कि 204.38 के करीब ये वाटर लेवल पहुँच चुका है यमुना का। तस्वीरों में भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और आसपास के जो एरिया हैं उनको चेतावनी दे दी गई है कि वो यहाँ से हट जाए ताकि किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। सामने भी अगर आप देखेंगे तो लगातार जो लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन ने पूरी तैयारी करने के लिए एक्शन प्लान बनाने की यहाँ पर निर्देश दे दिया है। तो अब देखना होगा कि यमुना का जो जलस्तर है वो कितना बढ़ता है और हथनी कुंड का पानी यमुना में पहुँचने के बाद दिल्ली के जलस्तर पर क्या असर डालता है और दिल्ली में किस तरीके के हालात बनते हैं। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। क्राइस्टचर्च की अदालत में सजा पर बहस का आज दूसरा दिन है। हमले में बच निकलने वाले अदालत में बयान दे रहे हैं। वो हमलावर को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। इस हमले में बचने वाले मीरवाइज वजीरी ने अदालत में कहा कि कभी उनकी शिकायत को लेकर कभी उनकी शिनाख्त को लेकर उन पर तबसरे किए जाते थे क्योंकि उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। बाज मखसूस सोच रखने वालों ने उन्हें दहशतगर्द तक कहा, लेकिन आज तंग नजरों के सामने हकीकत आ गई है। उन्होंने कहा कि हमलावर ने हमें जख्म दिए हैं, लेकिन हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। नाज़रीन, इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत के इन्हदाम का मामला। 4 साला बच्चे को मलबे से निकाला गया। अब तक 3 अफराद की मौत हो चुकी है। काफी अहम खबर इस वक्त रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत के इन्हदाम को लेकर के ये मामला है। 4 साला बच्चे को मलबे से निकाला गया है और अब तक 3 अफराद की मौत हो चुकी है। नाज़रीन, आपको बता दें कि कल 6:30 बजे रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत इन्हदाम हो गई थी और तब से राहत और बचाव का काम जारी है। 4 साला बच्चे को मलबे से निकाला गया है। अब तक 3 अफराद की मौत हो चुकी है।
नाज़रीन, तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीर रायगढ़ की है। रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत इन्हदाम हुई। 4 साला बच्चे को मलबे से निकाला गया। तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पूरे हादसे में अभी तक 3 अफराद की मौत हो चुकी है।